गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत लिपिड्स के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वसा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगी। वसीय अम्लों का जो वर्गीकरण होता है उससे पहले हम वसा क्या है। वसा एक तरीके का कार्बनिक यौगिक है। वसा एक तरह कार्बनिक यौगिक है जो ग्लिसरीन और वसीय अम्लों का मिश्रण होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की तरह ही इसमें 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परंतु कार्बोज की अपेक्षा इसकी रचना और इसके अनुपात में भिन्नता होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन तथा हाइड्रोजन की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसीलिए जो वसा है ये ऊर्जा का एक तरीके से कंसंट्रेटेड सांद्र रूप होती है। ये छूने पर चिकनाई का हमें अनुभव देती है और 1 ग्राम प्रोटीन और जो वसा है वो प्रज्वलित होकर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं। परंतु जो वसा है ये दुगनी यानी कि 9 जो ग्राम है कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। अब अगर हम वसीय अम्लों का वर्गीकरण देखते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ब्यूटायरिक एसिड, स्टीयरिक, पामिटिक एसिड, आर्किडिक और कैप्रिलिक। यहाँ पर जैसे कि जो ब्यूटायरिक एसिड्स होता है यह एक तरह से मक्खन में पाया जाता है और यही कारण है कि मक्खन में एक विशेष प्रकार की जो स्मेल आती है वो इसी एसिड के कारण ही, फैटी एसिड्स के कारण ही आती है। फिर आता है जैसे कि पामेटिक एसिड। पामेटिक जो एसिड है वो वनस्पति तेलों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। स्टीयरिक एसिड है, यह प्राणिज जगत और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। कैप्रिलिक अम्ल है जो ये मक्खन और नारियल के तेल दोनों में पाया जाता है। इसी कड़ी में आगे है, ये थे सारे संतृप्त एसिड, ब्यूटारिक, स्टीयरिक, पामेटिक, आर्किडिक और कैप्रिलिक। इसी कड़ी में आगे आता है असंतृप्त फैटी एसिड। असंतृप्त के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, जैसे कि मोनो असंतृप्त यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं ये 2 होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि ऑलिक अम्ल और दूसरा है पामेटोलिक अम्ल। ऑलिक जो अम्ल है ये तेल और वसा में मुख्य रूप से पाया जाता है और जो पामेटोलिक अम्ल होता है ये मक्खन और बीज के तेलों में पाया जाता है। पॉली असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं ये लिनोलिक, आर्किडोनिक और लिनोलेनिक अम्ल होती हैं। ये जो तीनों अम्ल होते हैं जैसे कि लिनोलेनिक अम्ल है यह तेलों में अधिक पाया जाता है और जो ये है अपना एरेक्डोनिक जो है यह जो वनस्पति जो बीज होते हैं इसके अंतर्गत पाया जाता है। अब इसी कड़ी में अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो लिपिड्स का जो वर्गीकरण है भोजन में उनकी पौष्टिकता के आधार पर भी हम करते हैं। इसके अंतर्गत लिपिड्स का वर्गीकरण इसके सरलतम रूप ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर किया जाता है। पौष्टिकता के आधार पर हमने लिपिड्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले सेरल लिपिड्स, दूसरा है संयुक्त लिपिड्स, तीसरा है व्युत्पादित लिपिड्स और चौथा है हम इसको बोलते हैं स्टीरोल्स। अब इसी कड़ी में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरल लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स या सरल लिपिड्स। सरल लिपिड्स जो होते हैं ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में मिलने से जो एस्टर बनते हैं उन्हें हम सरल लिपिड्स कहते हैं। यानी कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों के आपस में मिलने से जो एस्टर होते हैं उन्हें हम सरल लिपिड्स कहते हैं और इसे हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं। इनके निर्माण में एक अणु ग्लिसरॉल
और वसी अम्ल के 3 अणु जो होते हैं वो भाग लेते हैं। इसे हम सरल लिपिड्स को 2 भागों में बांटते हैं, जैसे कि पहला वसा और तेल। जो वसा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान पर जो संघनित होकर ठोस बन जाते हैं उन्हें वसा कहते हैं, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ठोस नहीं रहते बल्कि द्रव अवस्था में विद्यमान रहते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। वसा एवं तेल का निर्माण ग्लिसरॉल और वसी अम्लों के आपस में मिलने से ही होता है। इसी कड़ी में आगे आता है मोम। वसी अम्लों तथा मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक अल्कोहल से बनने वाले एस्टर्स को मोम कहते हैं। इनका अनुभार वसा और तेलों से अधिक होता है। अब इसी कड़ी में आगे जो दूसरा होता है वो है यौगिक या संयुक्त लिपिड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, यौगिक संयुक्त मतलब 2 चीज़ें, यानी कि उसमें वसा प्लस कोई ना कोई कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होता है, वो हमारा संयुक्त लिपिड कहलाता है। इसको हम यौगिक लिपिड्स भी कहते हैं। ये जो संयुक्त जो लिपिड्स होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स कौन से होते हैं? ये लिपिड्स वसा तथा कोई भी कार्बनिक पदार्थ, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट हो या सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में मिलने से बनते हैं। ये लिपिड्स मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। दूसरा आता है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वसी अम्लों और ग्लिसरॉल के साथ साथ इसमें कोई भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में कार्बोज के यौगिक होते हैं, और ये हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रोसाइट्स और नाड़ियों में गैंग्लियोसाइट्स के रूप में उपस्थित होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स। संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत तीसरा जो लिपिड्स आता है वो आता है हमारा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन ये जो प्रोटीन ये इसमें वसा के साथ साथ कोई भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन उपस्थित होता है। ये हमारे शरीर में वसा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि हमारे शरीर में वसा का जो स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी वसा के रूप में होता है, और जो लाइपोप्रोटीन होते हैं वो रक्त में उपस्थित होते हैं। और संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत ही आते हैं हमारे फास्फोलिपिड्स। इसमें वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ साथ कोई भी कार्बनिक पदार्थ के रूप में फास्फोरिक अम्ल या नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेसिथिन और प्रोटियोलिपिड्स आदि। ये हमारे कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म, मसल्स, किडनी आदि में उपस्थित होते हैं। तो ये हमारे 4 जो लिपिड्स होते हैं वो कंपाउंड लिपिड्स कहलाते हैं, यानी कि संयुक्त लिपिड्स। कौन कौन से? सबसे पहले हमारा सल्फोलिपिड्स, दूसरा ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा फास्फोलिपिड्स और चौथा लाइपोप्रोटीन। अब इसी कड़ी में आगे आते हैं हमारा जो वर्गीकरण है वो है व्युत्पादित या उद्भूत लिपिड्स, यानी कि डिराइव्ड लिपिड, व्युत्पादित लिपिड्स। सरल और संयुक्त लिपिड्स के जल अपघटन करने से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें ही व्युत्पादित लिपिड कहते हैं। उदाहरण हो गया जैसे कि वसी अम्ल, स्टीरॉयड हार्मोन, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कौन कौन से? A, D, E और K। ये हमारे व्युत्पादित लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं। और जो लास्ट जो चौथा एग्जाम्पल जो इसका वर्गीकरण है वो है स्टीरोल्स। स्टीरोल्स क्या है? वैसे रासायनिक रूप से ये वसा से संबंधित नहीं होते, परंतु इसमें वसीय अम्ल और अल्कोहल उपस्थित होते हैं। ये वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो मिश्रित चक्रीय रचना के बने होते हैं। ये साइक्लोपेंटीन एवं हाइड्रोफिनेंथ्रिन से संबंधित होते हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं और वसीय अम्लों के साथ कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्टिरोल्स के एस्टर भी बनाते हैं। स्टीरोल्स के अंतर्गत 2 मुख्य स्टीरॉयड्स आते हैं। पोषण की दृष्टि से भी यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये 2 स्टीरोल्स के नाम है कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्टिरोल। ये दोनों ही स्टीरोल्स विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। प्राप्ति
साधनों के आधार पर स्टीरोल्स को हमने निम्न भागों में बांटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सारे के सारे प्राप्ति जो स्रोत हैं ये इनके आधार पर, जैसे कि सपोज पहला प्राणी स्टीरोल्स का एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। दूसरा वनस्पति स्टीरोल्स, इसका एग्जाम्पल है अर्गिस्टीरोल्स। तीसरा मोल्ड एवं ईस्ट माइकोस्टीरोल्स, या इसको हम अर्गिस्टीरोल्स भी कहा इसको जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, तो प्राणी जगत से ये प्राप्त कोलेस्टीरोल्स है। यह जीवित मनुष्य एवं जानवरों के रक्त, यकृत, एड्रिनल ग्लैंड्स और पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क आदि में ये पाया जाता है। पेड़ पौधों में यह बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल सूर्य प्रकाश से जो निकली पराबैंगनी किरणों से संपर्क करके विटामिन डी का निर्माण करता है। विटामिन डी के निर्माण के जो अलावा कोलेस्ट्रॉल शरीर के कई महत्वपूर्ण उत्पादन जैसे कि पित्तरस, पित्त संबंधी तत्व के निर्माण, यौन हार्मोन, पीयूष ग्रंथियों के हार्मोन के निर्माण आदि में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इन सभी का निर्माण कोलेस्ट्रॉल से ही संभव होता है। परंतु यहाँ एक बात और बताने की है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में आवश्यक होता है, वहीं अगर इसकी अत्यधिक मात्रा शरीर में हो जाती है तो यानी कि रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml होनी चाहिए, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह रक्त धमनियों के भीतरी भाग में जमा हो जाता है, जिससे रक्त धमनियों की ल्यूमेन यानी कि उनका जो व्यास है वो छोटा होता है और धमनियाँ वो संकुचित हो जाती हैं और रक्त अपनी गति से आगे नहीं बढ़ पाता। धमनियों का लचीलापन भी समाप्त हो जाता है और वो कठोर हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल जहाँ पर कि शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों के निर्माण में आवश्यक होता है, इसके विपरीत अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बन जाती है। अर्गिस्टीरोल्स जो है, अर्गिस्टीरोल्स ये वसा जो है वो ईस्ट में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में त्वचा के नीचे भी रहती है, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन जो डी है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो सारे के सारा जो वर्गीकरण है ये हमारा पौष्टिकता के आधार पर है। पौष्टिकता के आधार पर हमने जो लिपिड्स हैं उसको हमने 3 भागों में बांटा है, जैसे कि सरल लिपिड्स, संयुक्त लिपिड्स और व्युत्पादित लिपिड्स। सरल लिपिड्स के अंतर्गत वसा, तेल और मोम आते हैं, और संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत सल्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, यानी कि जो चीज़ जो कार्बनिक पदार्थ उसमें उपस्थित होता है उसी के आधार पर ही उसका नामकरण किया गया है। और जो व्युत्पादित लिपिड्स हैं इसके अंतर्गत जैसे कि हमारा जो हैं ये इसके अंतर्गत हमारे स्टीरोल्स भी आते हैं। स्टीरोल्स के अंतर्गत जैसे कोलेस्ट्रॉल और अर्गिस्टीरोल्स, ये जो सारे के सारे हैं ये इसी वर्गीकरण के अंतर्गत आए जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो वसीय अम्लों का जो वर्गीकरण है इस पौष्टिकता के आधार पर किया गया है।